चलिए लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि डायरेक्ट टैक्स में हमको क्या पढ़ना है और क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या होगा, और उसके अलावा अपन ने बेसिक्स स्टार्ट करा था। आज अपन टैक्स रेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ तो टैक्स रेट्स अपन ने लास्ट क्लास में देखी ही थी। स्लैब रेट्स मेनली अपन को देखनी है इस क्लास के अंदर। देखिए टैक्स रेट्स में जो स्लैब रेट है वो दो पार्ट में बटी हुई है। एक जो स्लैब रेट है वो है ओल्ड टैक्स रिजाइम की, जो अभी भी चलती है। इन फ्यूचर हो सकता है ये बंद भी हो जाए, लेकिन अभी तो जो है वो चलती है और बाय डिफॉल्ट अपन यही यूज करते हैं अभी भी। तो एक जो टैक्स रेट पड़ेंगे स्लैब में उसको हम बोलते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम, और एक है न्यू टैक्स रिजाइम। ये न्यू टैक्स रिजाइम सबके लिए नहीं है। ये सेक्शन 115 बीएससी है। ओल्ड टैक्स रिजाइम जो आप लोगों ने इंटर में पढ़ी है वही होने वाली है। न्यू टैक्स रिजाइम में अमेंडमेंट आ गया है, चेंज आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन चेंज भी पढ़ेंगे कि क्या अमेंडमेंट आ गया है न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर। ओल्ड टैक्स रिजाइम अपन पहले देख रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स रेट्स क्या क्या है। ओल्ड टैक्स रिजाइम की स्लैब रेट्स, इसमें वैसे देखा जाए तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो पहले हुआ करती थी वही अभी है। सबसे पहले देखिए टैक्स रेट जो आती है वो आती है इंडिविजुअल ओल्ड टैक्स रिजाइम में। कौन सा वाला इंडिविजुअल? जो कि बिलो 60 है, जिसकी एज, उनके लिए टैक्स रेट देखेंगे। नेक्स्ट वन इज एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी। इन सबके लिए टैक्स रेट देख रहे हैं। इनके लिए टैक्स रेट वही सेम सिंपल जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं वही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसको फटाफट से देखते हैं। एक तरफ मैं इनकम ले रहा हूं टैक्स रेट में और एक तरफ टैक्स रेट ले रहे हैं। 2,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है। देन 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक टैक्स की रेट है 5%। 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक टैक्स की रेट है 20%। और अबाउट 10 लाख है 30%। इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट ओनली इंडिविजुअल के लिए है जिसकी एज 60 से ज्यादा है। इंडिविजुअल 60 और मोर का हो बट बिलो 80 हो, इसको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन की टैक्स रेट में भी कोई चेंज नहीं आया है। सीनियर सिटीजन में कहां तक टैक्स नहीं लगता? 3 लाख रुपीज तक। तो अप टू 3 लाख नील आ जाएगा, बाकी पूरा सेम ही रहेगा। तो सीनियर सिटीजन की टैक्स रेट्स में
एक तरफ इनकम और एक तरफ टैक्स रेट। अप टू 3 लाख नील है। 3 लाख टू 5 लाख 5%। 5 लाख टू 10 लाख वही 20%। अबाउट 10 लाख 30%। देन लास्ट आ जाता है हमारा सुपर सीनियर सिटीजन पर लगने वाली टैक्स। ऐसा इंडिविजुअल जो कि 80 और मोर की एज का है, इसको हम बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन पर 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। ये जिस लिमिट तक टैक्स नहीं लगता ना, ये एग्जाम के एमसीक्यू में पूछा गया है। तो ये इसकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। तो इनके ऊपर जो है 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अप टू 5 लाख नील। बाकी सब सेम है। अब ऑलरेडी हम 5 लाख तक तो पहुंच ही चुके, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी डायरेक्ट बनने वाली है 5 लाख टू 10 लाख। ये अबाउट 10 लाख, तो यहाँ पर 20% आ जाएगा, ये 30%। ये वाली टैक्स रेट तो अपन लोगों ने इंटर में ही पढ़ी है, वही सेम टू सेम है। तो ये नोट कर लीजिए। अब अपन पढ़ते हैं न्यू टैक्स रिजाइम जो अपने लिए नया है। चलिए अब 115 बीएसी की बात करते हैं। अब न्यू टैक्स रिजाइम में अपने को डायरेक्ट अमेंडमेंट के बाद वाली पढ़नी है। एक पुरानी थी उसको अपन भूल जाएंगे, हमको अमेंडमेंट के बाद वाली ही ध्यान में रखनी होगी। ये देखिए, ये न्यू टैक्स रिजाइम है। अभी न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर देखोगे तो अभी तक ऐसा होता था, मतलब न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर हर 2.5 लाख पे 5-5% बढ़ता जाता था। तो देखो, ये अप टू 2.5 लाख नील हुआ करता था टैक्स, फिर हर 2.5 लाख पे 5-5% बढ़ता जाता था, और ये 30% ना हो जाए तब तक बढ़ता था। बट अब ये चेंज हो गया है। अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है। अब यहां पर देखिए, अप टू 3 लाख कितना हो गया है नील। तो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की नहीं है, बल्कि कितनी हो गई है, 3 लाख हो गई है। तो ये एक और एमसीक्यू का नया क्वेश्चन बन सकता है यहां से। फिर अब देखो, जो हमारा ब्रैकेट है वो 3-3 लाख का हो गया है। अब हर 3 लाख पे 5% बढ़ रहा है 20 तक। अब ये 25% देखो इधर होता था और इधर ये 25% है ही नहीं।
20 के बाद में डायरेक्टली क्या आ गया फिर 30। मतलब एट द एंड इनको जो 15 लाख के ऊपर है ना, वो तो कितनी रखनी है, 30% ही रखनी है। तो इसीलिए ये 25% हटा दिया, क्योंकि 3-3 लाख के ब्रैकेट के बाद में अब 20 के बाद डायरेक्ट 30 आ रहा था। तो ये न्यू टैक्स रिजाइम की रेट्स है, इसको भी अपन नोट कर लेते हैं। आप चलिए यहीं से कर लीजिए डायरेक्ट। ये न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर ये वाला वो टैक्स अमाउंट मत लिखना, बस ये अप टू 3 लाख नील, फिर 3-3 लाख के ब्रैकेट पर 5-5% बढ़ाना है। शुभम, हम लास्ट क्लास का बैकअप कंप्लीट कर लेना। अगर हम 15 लाख पे बनने वाला टैक्स देखें तो पहले 187,500 का टैक्स बनता था 15 लाख पे, अब 1,50,000 ही बन रहा है 15 लाख पे। तो नई टैक्स रिजाइम आने से टैक्स में कुछ ना कुछ सेविंग हो गई है। हालांकि अब जब हमको ये 115 बीएसी लेना होता है तो काफी सारे बेनिफिट छोड़ने भी पड़ते हैं, सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन इसको सीधा ले लें। और पहली बात, ये जो न्यू टैक्स रिजाइम है ये ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल एचएएफ के लिए है, और कोई भी नहीं ले सकता इसको। अगली ध्यान में रखने वाली बात यह कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज, इंडिविजुअल की एज कुछ भी हो, उसके ऊपर यही टैक्स रेट लगती है। इधर एज वाइज नहीं है, उधर एज वाइज अलग अलग था। तो देखिए वापस उधर चल रहा हूं मैं, अभी वापस उधर आते हैं। ये जो टैक्स रेट्स है इसमें न्यू टैक्स रिजाइम, अच्छा इसमें एक नोट और डाल देना, नॉन रेजिडेंट की एज कुछ भी हो उसके ऊपर यही वाली टैक्स रेट लगेगी। बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन इज नॉट अवेलेबल टू नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट की एज कितनी भी हो जाए उस पर नॉर्मल टैक्स रेट्स ही लगेगी। अब मैं न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में बात कर रहा हूं। तो न्यू टैक्स रिजाइम की टैक्स रेट तो हम देख चुके हैं। अब मैं इससे इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करता हूं। फर्स्ट थिंग, ये न्यू टैक्स रिजाइम ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को ही अवेलेबल होगी। तो पहला पॉइंट तो ये बन गया कि न्यू टैक्स रिजाइम इज ओनली अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सेकंड, फॉर ऑल एज ग्रुप्स, कोई भी एज हो आपकी, आपके ऊपर वो नॉर्मल टैक्स रेट ही लगेगी न्यू वाली, इसमें एज वाइज कोई बाइफर्केशन नहीं है। फॉर एल ऑल एज ग्रुप्स ओनली सेम टैक्स रेट, किसी के लिए अलग अलग नहीं है।
अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और क्या क्या छोड़ना पड़ता है। इंटर में तो हम फिर भी इसको बाद में सीख पाते हैं, अब आप इंटर पढ़ चुके हो तो आप डायरेक्टली सीख पाओगे इसको, कि हमको क्या क्या छोड़ना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीजें। ये काफी सारे बेनिफिट्स है जो कि अभी छोड़ने पड़ते हैं, ये अपन देखने वाले हैं। इसके अलावा एक दो पॉइंट और है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट देखने वाला यहाँ पर है, व्हेन द पर्सन हैज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए, आपको अगर ये न्यू टैक्स रिजाइम चाहिए तो आपको रिटर्न की ड्यू डेट तक बताना होता है कि मैं कौन सा ले रहा हूँ। जब आप रिटर्न भरते हैं तो ऑप्शन आता है, न्यू के साथ जाना चाहते हैं या ओल्ड के साथ जाना चाहते हैं। न्यू के साथ जाना चाहते हैं, न्यू पे क्लिक कर दो, न्यू के अकॉर्डिंग टैक्स निकलेगा, और जितने भी बेनिफिट इसमें ब्लॉक्ड है वो वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा रिटर्न में, फिर वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा भरने का। और अगर आप ओल्ड के साथ जाते हैं तो ओल्ड के अकॉर्डिंग टैक्स निकल जाएगा, ये सिस्टम अपने आप कर लेता है कैलकुलेट। अब लेकिन यहाँ पर जिन लोगों की पीजीबीपी हेड में इनकम जो लोग कमाते हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है। क्या? कि उनको ये ऑप्शन, सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल अप्लाई टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। मतलब अगर किसी की इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है और उसने न्यू टैक्स रिजाइम ले ली, तो अब ले ली तो ले ली, अब चेंज नहीं हो सकता। अगर मान लो सर क्या पूरा ही फंस गया, क्या? ऐसा नहीं है, वो चेंज कर सकता है, फिर वो वापस नहीं आ पाएगा इसमें। मतलब न्यू में आ गए हो तो अब न्यू में ही चलते रहोगे, लेकिन अगर तुमको न्यू से चेंज करके वापस ओल्ड में जाना है तो अब न्यू में कभी भी नहीं आ पाओगे। तो ये जो न्यू टैक्स रिजाइम है, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले लोगों को लाइफ में एक ही बार मिलेगी। अगर वो इसको ले लेते हैं तो ओल्ड वाले में नहीं जा पाएंगे। अब ओल्ड में चले गए तो यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे। तो देखो, बिजनेस प्रोफेशन वाले को तो एक ही मिलेगी। अब आम आदमी, सैलरीड क्लास आदमी है मान लो, वो हर साल अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। वो चाहे तो इस साल ले, अगले साल ना ले, मतलब हर साल ऑप्शन है कि ये ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है। ये ऑप्शन कब है? जब आप अदर देन पीजीवीपी इनकम वाले हैं। अगर किसी की इनकम पीजीवीपी हेड में टैक्सेबल होती है तो उसको ये ऑप्शन एक ही बार मिलता है। चलिए, इसको भी नोट्स में अपन नोट कर लेते हैं। रिगार्डिंग द ऑप्शन, ऑप्शन फॉर ऑप्टिंग सेक्शन 115 बीएसी। इसमें दो केस होंगे। फर्स्ट केस होगा, पर्सन हैविंग नो पीजीबीपी इनकम। कोई पीजीबीपी इनकम है ही नहीं जिस पर्सन की, उसके लिए क्या प्रोविजन है? तो ये नो हमको ध्यान रखना है कि पीजीबीपी इनकम जिसकी नहीं है वो क्या कर सकता है? कैन चूज एवरी ईयर, हर साल वो चूज कर सकता है, फ्रॉम ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम। उसके पास में ऑप्शन है कि वो ओल्ड और न्यू में से हर साल चूज कर सकता है कि उसको कौन सी रिजाइम के साथ में जाना है। बट जो अदर पर्सन है, पर्सन हैविंग पीजीबीपी इनकम, जिनकी पीजीबीपी हेड में इनकम है, कैन ऑप्ट फॉर
115 BAC only once in lifetime. If assessee left this option, अगर assessee इस ऑप्शन को छोड़ता है, then he will not get this section again. अगर उसने एक बार इस सेक्शन को छोड़ दिया, ऑप्शन को छोड़ दिया, तो अब उसे वापस नहीं मिलेगा ये। क्लियर है सभी को ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑप्शन से रिलेटेड बात हो गई। अब बात आती है कि सर कौन कौन से ऑप्शन छोड़ने पड़ते हैं। अब अपने को शुरू से ही ये पता होना चाहिए। इंटर के अंदर तो बाद में भी काम चल जाता है, लेकिन अब क्या होगा, कहीं भी बोल देगा कि 115 बीएससी ले रहा है, तो अब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई 115 बीएससी लेता है तो उसको क्या क्या नहीं मिलता है, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये मेनली तो लर्न करने वाली बात है इसमें, समझने से ज्यादा। और मेनली सारी एग्जम्पशन डिडक्शन जो मेन मेन होती है वो नहीं मिलती है अगर ये लेते हैं। तो अपना अगला पॉइंट आ रहा है कि अगर कोई भी पर्सन 115 बीएससी ले लेता है तो उसे ये एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। तो जब भी अपन 115 बीएससी लेने वाले की इनकम निकालेंगे तो उसको ये जो लिस्ट में एग्जम्पशन डिडक्शन हम देखने वाले हैं वो नहीं दी जाएगी। इफ एनी पर्सन ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 115 BAC, then he will not be eligible to take advantage of following exemptions and deductions. अगर कोई भी पर्सन 115 बीएससी लेगा तो उसे ये आगे लिस्ट में दिए गए एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिल पाएंगे। फॉलोइंग एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस। अब वो कौन कौन से हैं, अब ये लिस्ट अपने को लिखनी है भाई। तो ये लिस्ट आपको नोट करते जानी, सेक्शन की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप नोट करो। सेक्शन की इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, अपने लिए कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप ये कहीं पर आधा घंटा 1 घंटा अपनी लाइफ का इसमें खराब कर दे, इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो आपको ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन याद करने की जरूरत अपने को टीडीएस में पड़ती है, डिडक्शन में पड़ती है, और एक असेसमेंट प्रोसीजर में पड़ती है, रिटर्न वाले चैप्टर में। बाकी आपको कहीं भी याद की जरूरत नहीं, अपने आप ही होते जाएंगे। लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस जो कि सैलरी में मिलता है। स्पेशल अलाउंसेस में कौन कौन से आ गए, ये जो अपन सैलरी में पढ़ते हैं अलाउंसेस की एग्जम्पशंस वगैरह, इतनी मिलेगी ये मिलेगी, वो सब कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्लबिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा कि माइनर चाइल्ड की इनकम अगर क्लब होती है तो पेरेंट को 1500 की एग्जम्पशन मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी। ये देखो, ये फाइनल में इतने काम नहीं आएंगे चारों पॉइंट। फाइनल वर्क का जो रेलिवेंट ज्यादा होगा ना, मैं आपको बताऊंगा अभी। फाइनल में देख लो, मेन रोल है पीजीबीपी, हर जगह पीजीबीपी आएगा आपके फाइनल में बार बार। लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और 1500 वाली माइनर की एग्जम्पशन। देखो ये सब सैलरी से रिलेट कर रहा है, इंडिविजुअल से ज्यादा रिलेट कर रहा है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे कंपनी ज्यादा चलती है, फर्म ज्यादा चलती है, और कम चलता है इंडिविजुअल। तो इसीलिए ये वाले जो मेनली ये किसके है सेक्शन, ये सारे इंडिविजुअल के हैं। सैलरी कौन कमाता है, इंडिविजुअल कमाता है, तो इसलिए ये ज्यादा अपने को मिलेंगे नहीं। नोट कर लिए चारों पॉइंट। अब देखिए इसके बाद का काम का है सेक्शन 10AA। सेज में अगर कोई यूनिट लगाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 10AA बार बार आएगा। सेज में अगर कोई यूनिट लगाता है तो उसको अपने प्रॉफिट्स का 100% डिडक्शन है शुरू के 5 साल, फिर उसके बाद में 50% मिलता है। तो ये सेक्शन आगे आएगा तब बात भी करेंगे, बट ये ध्यान रखना अभी भी 10AA फाइनल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये AA इसके साथ ही है, दूर नहीं है इसमें।
ये बताओ ये किसके सेक्शन थे? सैलरी में किसके? डिडक्शंस के। तो जो सैलरी में डिडक्शन मिलता ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन और प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये भी नहीं मिलेगा। एमपीज एमएलएज के अलाउंसेस एग्जम्प्ट हुआ करते थे अगर, लेकिन वो ये सेक्शन ले रहे हैं तो वो एग्जम्पशन भी उनको नहीं मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर रहा हूँ, ये पांचवा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आएगा ये एर्थ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है उसकी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो एक तो 10AA फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, और एक इंटरेस्ट ऑन होम लोन बन गया जो कि क्वेश्चंस में काफी ज्यादा आ सकता है। नेक्स्ट वाला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिशनल डेप्रीशिएशन। इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन केस ऑफ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, ये क्या होता था? ये आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड एरिया में, अब ये सेक्शन ही खत्म हो गया है, ये सेक्शन ही कोई काम का नहीं है, तो ये नॉट रेलिवेंट की कैटेगरी में जाता है। टी कॉफी रबर बोर्ड आपने पढ़ा होगा, 33 ए बी ए इंटर के अंदर, यहाँ फिर से पढ़ेंगे फाइनल में ये सारे सेक्शंस, तो उसकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी भाई। टी कॉफी रबर वालों को जो मिलती थी, एक को मिलती थी 40% और एक को मिलती थी 20%। साइट रिस्टोरेशन अकाउंट भी आता था, वो ये रहा ABA, ये दोनों के दोनों जो है ये नहीं मिलेंगे। और ये नोट कवर वाली लाइन नहीं लिखनी है आपको। यहां तक का पूरा करके बताइए मुझे, 33 ABA तक। अभी तक जो काम के आए हैं वो मैं इधर भी लिखता जा रहा हूँ कि जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद में मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ साइंटिफिक रिसर्च वाला, इन हाउस रिसर्च, आउटसाइड एजेंसी, वो वाला जो टॉपिक अपन पढ़ते थे वो वाली भी नहीं मिल रही। साइंटिफिक रिसर्च ये आगे आ रही है 35 के अंदर, ये सारा वही है। 33 ABA के बाद जो आप अगला पॉइंट लिखेंगे ना, उसमें लिखना साइंटिफिक रिसर्च सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है उसके। इन शॉर्ट उसका मतलब है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च वाले सेक्शन कहां तक है? यहां तक देखो, ये यहां तक भी है। अब साइंटिफिक रिसर्च के बाद जस्ट अगला पॉइंट आएगा, देखो इन सबको एक कॉमन में लिख लिया अपन ने, साइंटिफिक रिसर्च। इसके बाद में 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, एक 14 बिजनेसेस की लिस्ट थी, उसमें से कोई भी बिजनेस अपन करते थे तो अपने को 100% का डिडक्शन मिलता था। 100 पेशेंट बेड, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वो वाले जो सारे बिजनेसेस थे, 35 AD की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट आपने पढ़ा होगा, 100% डिडक्शन मिलती थी इसकी भी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट ये 35 की सीरीज में आएगा। पीजीबीपी चैप्टर में हम वापस से ये सारे सेक्शन पढ़ेंगे जो आप इंटर में पढ़ के आ चुके हो, तब आपको ये रिकॉल भी हो जाएगा। नेक्स्ट, फैमिली पेंशन का सेक्शन। फैमिली पेंशन में क्या होता था? 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड और 15,000 विच एवर इज लेस की एग्जम्पशन मिला करती थी। ये फैमिली पेंशन की अदर सोर्स में मिलती है, ये अदर सोर्स के अंदर पढ़ा करते थे हम इंटर में इसको, ये वाली आपको जो है एग्जम्पशन भी नहीं मिल पाएगी। स्पेसिफाइड बिजनेस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, फैमिली पेंशन जो कि अदर सोर्सेज में आती थी, वो वाली एग्जम्पशन वो भी नहीं मिलेगी। आप देखोगे तो जो जो मेन मेन एग्जम्पशन पढ़ते थे ना, वो सभी नहीं मिल रही है यहाँ पर जो अपन पढ़ते थे।
ये काफी इंपॉर्टेंट भाई, डिडक्शन ही नहीं मिलेगी 80C से लेकर 80U तक की, लेकिन कुछ दो डिडक्शन मिल जाएगी। ये कौन सी? 80CCD2 में क्या आता था? 80CCD2 के अंदर क्या आता था? एनपीएस का कंट्रीब्यूशन, नेशनल पेंशन स्कीम वाला, वो भी कौन सा? एम्प्लॉयर। तो मैं इसको यूं बोलूंगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। और दूसरा है 80JJAA, ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो लगती है उसका 30%। ये दो डिडक्शन मिलेंगे, बाकी कोई सा ही नहीं मिलेगा। इसमें ध्यान में रखने वाली बात है, 80C, D और G तीनों ही नहीं मिलते। अगर कोई 115 बीएससी ले लेता है, ज्यादातर C, D और G आते हैं अपने, और एक टीटीए टीटीबी ये भी आते हैं। अभी इंटरनेशनल टैक्स स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा बहुत। तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ दो ही डिडक्शन मिलते हैं, बाकी मिलते ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जब अपन प्रैक्टिकल पार्ट को करेंगे तो ये वाली डिडक्शन मिलती ही नहीं है। नेक्स्ट, कैरीड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू द अबाउ शैल नॉट बी अलाउड एंड शैल लैप्स। मतलब पिछले साल का आपका कोई लॉस पड़ा होगा या डेप्रिसिएशन पड़ा होगा, जो कि किससे रिलेट करता है? ऊपर आए हुए पॉइंट से। मतलब ऊपर आई हुई एग्जम्पशन डिडक्शंस की वजह से आपको क्या आ गया होगा पिछले सालों में? लॉस। अब वो बोल रहा है वो लॉस क्या हो गया? खत्म। बोले जब यही खत्म कर दिया हमने सेक्शन, तो इनकी वजह से आया हुआ कोई लॉस या डेप्रिसिएशन होगा ना, तो वो भी क्या हो गया होगा? खत्म। सपोज करो पिछले सालों में आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस किया था ज्यादा, अब वो बहुत सारा लेस हुआ था, इनकम थी नहीं, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन किस में चला गया होगा? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में। सपोज करो हमारा 5 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन था, इनकम थी हमारी मात्र 2 लाख, तो डेप्रिसिएशन हमने 5 लाख लेस किया होगा, तो ये 3 लाख तो लेस हुआ ही नहीं होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन लेस नहीं हो पाता था पास्ट में, उसको अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो ये 3 लाख का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसकी वजह से आ रखा है? एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह। बोले तो ये लैप्स हो जाएगा। तो पुराने सालों का कोई भी ऐसा लॉस और डेप्रिसिएशन जो ऊपर आए हुए पॉइंट्स की वजह से आया हुआ है, तो वो भी क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे। Next, current year loss of house property shall not be set off from any other income and shall lapse. हाउस प्रॉपर्टी लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। करंट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। मतलब क्या है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, और एडिशनल तो अपन ऊपर ही लिख चुके हैं, तो ये अपने को लिखने की भी जरूरत नहीं। आप ऐसे इसको यहीं तक लिखो लिस्ट को, फिर नोट में ऐसे लिख दो, करंट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। क्या अलाउड नहीं होगा? एडिशनल अलाउड नहीं होगा। तो यहां पर तक देखिए सारे पॉइंट्स में 80C से लेकर 80U तक अलाउड नहीं होंगे, लेकिन CCD2 और JJAA अलाउड हो जाएंगे। पिछले साल का कोई भी लॉस और डेप्रिसिएशन जो कि ऊपर आने वाले सेक्शंस की वजह से आया है, तो वो इतना डेप्थ में घुमा फिरा के तो नहीं आएगा। सिंपल सा ये याद रखना है, पिछले साल का लॉस और डेप्रिसिएशन भी खत्म हो जाएंगे, अब नहीं मिलेंगे। करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है, हमने हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पढ़ा है, वहां पर क्या पढ़ता है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी के भी साथ सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कहां तक होगा? 2 लाख तक ही होगा। लेकिन अब ये अगर 115 बीएससी ले ली तो होगा ही नहीं, एक भी रुपए का सेट ऑफ नहीं होगा। इसके बाद में करंट ईयर डेप्रिसिएशन ये सेट ऑफ हो जाएगा वाली लिस्ट में है। तो ये मैंने ये लिख दिया अलाउड है, इसलिए अपन लिस्ट यहीं तक लिखना, आप इसको छोड़ देना, इसको नोट में लिख देंगे, करंट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। नोट कर लीजिए आप। इसमें आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो बताइए। ये एक लिस्ट है जो एट दी एंड हमको लर्न करनी, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी ये।
हो गया। तो देखिए लिस्ट के अंदर क्या क्या आया था अपने। अगर अपन शुरुआत से देखें, अगर 115 बीएससी हम लेंगे तो लीव ट्रेवल कंसेशन, ये क्या होता था? अपन एलटीए या एलटीसी के नाम से सैलरी हेड में इसको पढ़ते हैं कि अगर आप छुट्टियों पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो हमारा एम्प्लॉयर हमारा खर्चा उठाता है कई बार, तो वो क्या करता है, हमको टिकट करा के देता है आने जाने की। तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं या एरोप्लेन से या बस से जा रहे हैं तो अलग अलग एग्जम्पशन थी। अगर हम प्लेन से जा रहे हैं तो इकोनॉमी क्लास का फेयर शॉर्टेस्ट रूट का एग्जम्प्ट होता है। ट्रेन से जा रहे हैं तो एसी फर्स्ट क्लास का शॉर्टेस्ट फेयर एग्जम्प्ट होता था। और बस से जा रहे हैं तो आपका डिलक्स क्लास बस का ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जम्प्ट होता था। और एनी अदर मोड से जा रहे हैं तो अगर उसी रूट पर बस जाती, ट्रेन जाती, तो कितना फेयर बनता है एसी फर्स्ट क्लास का, उतना एग्जम्प्ट हो जाता है। तो ये वाली एग्जम्पशन नहीं मिल रही है। हाउस रेंट अलाउंस में अपन क्या पढ़ते हैं, इसकी एग्जम्पशन मिलती थी सेक्शन 10 क्लोज 13A में। हम इंटर में कैसे एग्जम्पशन पढ़ते थे, 3 पॉइंट निकालते थे इसमें। एएफएम, ए का मतलब क्या होता था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना मिला है वो लेना होता था। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी करते थे। और मैक्सिमम में कितना लिखते थे, या तो 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या लेते थे, बेसिक सैलरी, डीए कंडीशनल और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये एचआरए की जो एग्जामेशन थी वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा फिर स्पेशल अलाउंसेस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस वगैरह, ये एग्जामेशन हो गई, वो नहीं मिलेगी। फिर ये 10 क्लोज 32 वाली क्लबिंग के अंदर हम पढ़ते हैं कि माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब होती है और पेरेंट को 1500 रुपए की एग्जामेशन मिलती है, वो नहीं मिलेगी भाई अगर क्लब हो भी रही है तो। इसके बाद में 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेज में अगर आप कोई यूनिट लगाते हैं तो आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उस यूनिट से वो आपका एग्जम्प्ट होगा। शुरू के 5 इयर्स तक आपका 100% प्रॉफिट एग्जम्प्ट होगा और नेक्स्ट 5 इयर्स आपका 50% प्रॉफिट एग्जम्प्ट होगा अगर आप सेज में यूनिट लगाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपकी कोई तो। उसके बाद में ये थे सारे के सारे डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 वाला। एंटरटेनमेंट अलाउंस के डिडक्शन के लिए भी 3 पॉइंट निकले थे। एक्चुअल 20% ऑफ बेसिक सैलरी और मैक्सिमम में 5,000 रुपीज, वो वाली भी नहीं मिलेगी। 16 क्लोज 3 के अंदर क्या आता था, 16 क्लोज 3 में आता था प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, वो वाली भी नहीं मिलेगी। उसके बाद में एमपी एमएलए के अलाउंसेस की आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एमपी अलाउंस के एग्जम्पशन अलाउंसेस फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं, बट वो नहीं मिलेंगे आपको। ये इंपॉर्टेंट में आता है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन की भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो कि हम सेक्शन 24 क्लोज बी में पढ़ा करते थे। एडिशनल डेप्रिसिएशन की नहीं मिलेगी। इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन केस ऑफ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, इसका मतलब क्या है, ये पहले मिला करते थे आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड एरिया में अगर कोई बिजनेस यूनिट लगाता है तो। बट अब ये सेक्शन ही खत्म हो गया है, तो इसलिए इसका यूजफुलनेस अब बचती नहीं है, इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। ये टी कॉफी रबर वाले बिजनेस में आप एक अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं नाबार्ड के पास अकाउंट खुला करके, उसमें आपको एक्चुअल और 40% ऑफ पीजीबीपी इनकम विच एवर इज लेस का डिडक्शन या एग्जम्पशन मिलती है, ये अपन पीजीबीपी में पढ़ेंगे भी। फिर ये साइट रिस्टोरेशन आ जाता है। साइट रिस्टोरेशन में एक्चुअल और 20% ऑफ पीजीबीपी विच एवर इज लेस का मिलता है। ये उन कंपनी को मिलता है जो एक्सट्रैक्शन, प्रोस्पेक्टिंग, नेचुरल गैस और मिनरल्स में लगी हुई होती थी। इसके बाद में ये सारे के सारे आ गए साइंटिफिक रिसर्च वाले डिडक्शन, मतलब ये वाले भी आपको नहीं मिल पाएंगे साइंटिफिक रिसर्च। इसके बाद में आता है स्पेसिफाइड बिजनेस, जिसमें 14 बिजनेसेस की लिस्ट थी। वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, 100 पेशेंट बेड या उससे ज्यादा की कैपेसिटी वाला, बी कीपिंग और मेकिंग ऑफ बीज, हनीज एंड वैक्स वाला बिजनेस। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस थे, उनकी भी कोई भी यहाँ पर एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। 35AD फाइनल में आके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटर में तो अपना ये 20, 25, 30 मिनट में ही हो जाता है, फाइनल में इसी में अपने को 1.5 से 2 क्लास लगेगी इस अकेले सेक्शन को पढ़ने में। देन 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, इसमें भी 100% की डिडक्शन मिला करती थी। इसके बाद में ये फैमिली पेंशन 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड और 15,000 विच एवर इज लेस वाला। फिर 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन नहीं मिलेगी, CCD2 और डबल जे डबल ए को छोड़ करके।
इसके बाद कैरीड फॉरवर्ड और लॉस डेप्रिसिएशन पुराने साल के नहीं मिलेंगे। करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, ओनली हाउस प्रॉपर्टी मना करा है। इसका मतलब पीजीबीपी का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, अदर सोर्स का है तो भी हो जाएगा, कैपिटल गेन भी हो जाएगा। ओनली कौन सा नहीं होगा? हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा बस। इसके बाद में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, एडिशनल नहीं होगा, और एडिशनल ऊपर भी आ गया है लिस्ट में, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता है। इसके बाद में देखते हैं आगे का पॉइंट, ये अपन देख चुके हैं। 2.5 लाख चेंज हो गई है, 3 लाख हो गई है, 87 ए की रिबेट भी चेंज हो गई है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या है। विड्रॉल ऑफ ऑप्शन, यहाँ पर अभी अभी अपन ने एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई पर्सन पीजीबीपी हेड की इनकम टैक्सेबल हो रही है किसी की, तो एक बार ले लिया तो यही लेना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकता। वो बात इसमें पूरे में बोली गई है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात क्या है, अगर कोई पर्सन 115 बीएसी ले लेता है तो उसके ऊपर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजन भी नहीं लगेंगे। एएमटी आपको याद हो तो हम इंटर में भी पढ़ते हैं, 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम करते थे। एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%, मतलब इतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, उसका मतलब ये हुआ करता था। तो एएमटी यहाँ फाइनल में फिर से है, और एक मैट भी है फाइनल के अंदर। तो एएमटी का मतलब होता है कि मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी जो आपको पे करनी ही पड़ती है। बट अगर 115 बीएसी ले रहे हैं तो एएमटी भी नहीं लग रहा है, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी नोट में लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में। if any person opts for if any person opts for section 115 BAC, if any person opts for section 115 BAC, then provision of AMT, alternate minimum tax, AMT, will not be applicable on him, will not be applicable on him। तो AMT के प्रोविजन उसके ऊपर नहीं लगेंगे भाई। तो ये था अपना न्यू टैक्स रिजाइम से रिलेटेड प्रोविजंस। ये जब एक बार पूरी टैक्स रेट हो जाएगी, अपन अब छोटे छोटे काम नहीं करेंगे, वो एक एक का टैक्स निकालना, क्योंकि अब फाइनल में आ चुके हैं, आपको ऑब्वियस सी बात है बेसिक टैक्स निकालना तो आता ही है। अभी अपन सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ जब सब पढ़ लेंगे, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल टैक्स निकालने का एक साथ में। चलिए इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और 87A की रिबेट में क्या चेंज आया है वो देखेंगे, अमेंडमेंट, और सरचार्ज की रेट में कहाँ क्या अमेंडमेंट आया है उसको देखेंगे अपन। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।